हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। हम लोग का टारगेट है सी सीटेट जो जुलाई में पेपर होने वाली 2025 की, उसके लिए सीडीपी का पीवाईक्यू करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो आज जो हम लोग सीडीपी का पीवाईक्यू करेंगे वो पिछले वर्ष अर्थात 2024 में जो पेपर हुआ था 25 दिसंबर का, वो पेपर का एनालिसिस करेंगे और उनका क्वेश्चन आंसर समझेंगे कैसे क्या है। ठीक है। और हम आपको बता दें कि अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, 30 में 30 मार्क्स चाहिए सीडीपी या किसी अन्य में, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, सेट प्रैक्टिस करिएगा, आप उतना ही बेटर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ये कभी मत भूलिएगा कि सीटेट आपको क्वालिफाई करना है, तो बिना सेट बनाए आप क्वालिफाई कर दें। ठीक है। इसलिए को पीवाई को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो आज हम सीडीपी का पीओ के सीरीज यहाँ पे चलाए हैं। ये पहला वीडियो बनेगा जिसमें 15 15 क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में आएगा। ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है क्योंकि पहला वीडियो है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जो हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं उनको तो ये पहले पीडीएफ दे दिया गया था बनाने के लिए, तो आप लोग उम्मीद करते हैं बना चुके होंगे। अब यहाँ पर सिर्फ और समझने का प्रयास करेंगे, और जो जो भी आप गलती किए होंगे वो अपना पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। कुछ वर्ड निगेटिव पॉजिटिव जो बोलते रहेंगे उसको आपको नोट करना है, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ लगे इंपॉर्टेंट तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो हम समझते हैं कि आपके सामने कॉपी कॉपी कलम लेके बैठे हैं। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता में धीरे धीरे सुधार आता है तो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। तो ये जो तर्क है, ये तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा कर रहा है? मतलब ये कैसा बहस है? क्या निरंतरता बनाम अनिरंतरता की तरफ, या स्थिर बनाम वृद्धिशील की तरफ, या आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण की तरफ, या विभेदी बनाम एकीकरण की तरफ? ठीक है। एक क्वेश्चन में कीवर्ड हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो वर्ड पे ध्यान दिए। वर्ड से बहुत सारा क्वेश्चन आपको यू बन जाएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, अकादमिक प्रदर्शन बौद्धिक क्षमता में क्या ला रहा है? सुधार ला रहा है। वंचित परिवेश को छोड़कर, जो वंचित परिवेश कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए जो पिछड़े वर्ग का बच्चा है, उसको अवसर नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला तो वो वंचित वर्ग का हो गया। तो वंचित परिवेश जहाँ कुछ भी नहीं है, वो कहाँ जा रहा है? समृद्ध प्रवेश में कर रहा है। तो ये जो तर्क है, ये कहीं न कहीं गतिशील गतिशील के बारे में बोल रहे हैं, या वृद्धि के बारे में बोल रहे हैं, कि जो बच्चा वंचित था उसको समृद्ध प्रवेश मिलेगा तो वो उसमें वृद्धि हो सकता है, अर्थात परिवर्तन हो सकता है। अगर ये आप इस क्वेश्चन से समझ पा रहे हैं कि ऐसा कुछ है इस क्वेश्चन में, कि जो बोल रहा है कि जो वंचित परिवेश में जो बच्चा था, अगर उसको समृद्ध परिवेश मिलेगा तो उसका बौद्धिक क्षमता में धीरे धीरे क्या आएगा? सुधार आएगा, उसके अकादमिक प्रदर्शन में भी सुधार आएगा। तो यहाँ किसका बात हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि यहाँ परिवर्तन के बारे में बोल रहा है, कि धीरे धीरे सुधार होगा। नहीं, तो इसके हिसाब से अब आप अपना आंसर करिए कि क्या बोल सकते हैं। तो क्या निरंतरता बनाम अनिरंतरता? यहाँ तो अनिरंतरता वाला कोई बात ही नहीं है। नहीं, तो ये गलत। स्थिर बनाम वृद्धिशील, अर्थात एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल। हाँ, यहाँ पे ये बात हो रहा है, यहाँ इंक्रीमेंटल हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है ना, तो ये सही है। अगला देखते हैं। तो अगला देखने का जरूरत है या नहीं? तो जरूर है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन गलत ना हो तो बाकी ऑप्शन भी देख लीजिएगा। आनुवंशिकता, देखिए यहाँ आनुवंशिकता के बारे में कोई बात नहीं है। ये आप देखिए, ये क्वेश्चन पर है, कहीं भी आपको आनुवंशिकता के बारे में नहीं है, तो जब भी आनुवंशिकता तो यहाँ पे गलत है। विभेदीकरण बनाम एकीकरण, एकीकरण वाला बात भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो स्थिर बनाम वृद्धिशील ना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें। चलिए तो दूसरा नंबर आपके सामने आ गया है, इसको देखिए। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कथन कारक वाला क्वेश्चन का मात्रा बढ़ने लगा है, तो इस क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा। ठीक है, चलिए कथन में क्या बोल रहा है कि जब हम बचपन को एक श्रेणी के रूप में देखते हैं, तो जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हम सबको एक समान देखेंगे, तो अलग अलग जेंडर का अलग अलग संस्कृति होगा, जातीय का समाज, सबको हम खो देंगे ना। तो ये बात सही है, ये बात क्या है, बिल्कुल ही क्या है, सही बात है। दूसरा बोल रहा है कि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। हाँ तो ये बात भी सही है, बोला है ना कि बच्चा समाज के साथ रह के सामाजिक प्राणी बनता है, तो ये बात भी सही है। तो ये बात भी क्या है, तो दोनों बात यहाँ पे सही है। क्या व्याख्या कर रहा है एक दूसरे में रिलेशन है, क्या इन दोनों में रिलेशन है। तो यहाँ पे क्योंकि लगा के देखिए, यहाँ पे क्योंकि लगा के पढ़िए क्वेश्चन को। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा रिलेट है, तो क्या ऑप्शन दीजिएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा ए आर का व्याख्या कर रहा है। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं साथ में, क्योंकि लगा के। अरे ये ठीक ये है। जब हम बचपन को एक श्रेणी के रूप में देखते हैं, तो जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चे के बीच में सामाजिक संस्कृति को खो देते हैं। सही है, क्योंकि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, दोनों आपस में रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर रिलेशन लग रहा है। जब भी आपको रिलेशन लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर का व्याख्या नहीं करता है, करता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है तथा ए आर का व्याख्या भी करता है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा अपने लिए, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो ऑफलाइन क्लास में मेरे साथ जुड़े होंगे, पढ़े होंगे, तो वो ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप नहीं गलत किए होंगे। ठीक है चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा, जीन पियाजे पढ़े ना, जीन पियाजे बाबा के बारे में तो भर दिन वही पढ़ते थे, नहीं सारा का सारा टाइम। तो जीन पियाजे में तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीन पियाजे पे कितना बार डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित है, उसमें परिवर्तन करने वाले कारकों में नहीं है, इसमें नहीं ढूंढना है। जीन पियाजे के द्वारा क्या नहीं बताया गया, क्या जीन पियाजे गतिविधि के बारे में बोले हैं, हाँ बोले हैं। जैविक परिपक्वता के बारे में बोले हैं, बायोलॉजिकल मेचुरेशन के बारे में बोले हैं, हाँ तो बोले हैं। सांस्कृतिक उपकरण के बारे में नहीं बोले हैं, संतुलीकरण के बारे में तो बोले हैं ना। एक्टिविटी के बारे में बोले हैं, बायोलॉजिकल मेचुरेशन के बारे में बोले हैं, इक्विलिब्रेशन के बारे में बोले ना। जो नहीं बोले वही पढ़ना। तो यहाँ पे तीन के जो कल्चर टूल्स है, कल्चर टूल्स हो गया, या क्या हो गया, सांस्कृतिक उपकरण, इसके बारे में कौन बोले हैं, तो इसके बारे में वाइगोस्की बोले हैं। कौन बोले हैं, वाइगोस्की बोले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको वही ढूंढना था जो जीन प्याजे नहीं दिए हैं। जीन प्याजे क्या नहीं दिए हैं, तो सांस्कृतिक उपकरण के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो इसका वही आंसर हो जाएगा 3। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखने का जरूरत है, ये भी कथन कारक वाला है। पहले हम कथन को देखेंगे, क्या ये सही है कि नहीं, फिर ये चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। अगर दोनों सही है तो ठीक है, फिर दोनों में रिलेशन देखेंगे कि ये दोनों आपस में इसमें रिलेशन है या नहीं। ठीक है, इतना देखना होता है ऐसा क्वेश्चन में। चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, जीन पियाजे के मानना है कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर होता है। कभी अभी आपको लगे कि सिर्फ एक चीज पे बल दिया जाए किसी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाए। यहाँ वाला सिर्फ और सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से यहाँ बल डालना है किस पे, आनुवंशिकता पर निर्भर, ऐसा बोले क्या कि पूरी तरह आनुवंशिकता ही बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं, विकास अनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया है। तो ये तो सही बात है ना, दोनों के बीच आपस में क्या होता है, गुणनफल के हम बताए थे ना, आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल के बराबर क्या होता है, विकास होता है। दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होता है, विकास होता है। दोनों के बीच परस्पर संबंध है, तो ये सही है। अर्थात कथन भी सही है, सॉरी कथन क्या है, गलत है, और कारण सही है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, अरे गलती कर दी क्या। जीन पियाजे क्या मानना है कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है, गलत है।
और ये क्या है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच प्राप्त होती है। ठीक है, आया यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कथन गलत है, अर्थात यहाँ पे ए जो है क्या है, गलत है, और आर क्या है, सही है। लेकिन ऐसा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, तथा व्याख्या भी कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ बोला ए आर दोनों सही है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, लेकिन यहाँ पे ए ही गलत है, इसमें बोल रहा है ए आर दोनों गलत है, तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सीटेड सभी को 1 नंबर दिया था, क्योंकि ऑप्शन ही यहाँ गलत है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप इसको पहले से बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए। तो जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे डैश का अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है कि जीन पियाजे के अनुसार बोल रहा है, जीन पियाजे के किसके अनुसार, तो जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे मौजूदा संज्ञान अर्थात स्कीमा में के अनुसार नए अनुभव को समझने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, जब भी प्रॉब्लम आएगा अर्थात उसके अंदर असंतुलन पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया, असंतुलन पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया, असंतुलन पैदा हो गया, तभी तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो वो जो असंतुलन पैदा होता है किसके माध्यम से संतुलित करेगा, तो अनुकूलन के माध्यम से। तो जहां भी आपको असंतुलन और अनुकूलन देखिए वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही देखिए, असंतुलन और अनुकूलन ये सही है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए सारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ प्याजे से आगे क्वेश्चन है। चलिए, बोल रहा है कि प्याजे बच्चे को डैश के रूप में देखता है, वहीं वाइगोस्की बच्चे को डैश के रूप में देखता है। ये क्वेश्चन में देखिए, दोनों आदमी बच्चे को सक्रिय माना है, दोनों आदमी बच्चे को सक्रिय माना है। थोड़ा सा अच्छा इसको सेकंड समझ जाएगा, एक्टिव माना है बच्चे को, नहीं सक्रिय माना है। लेकिन वाइगोस्की बच्चे को सक्रिय माना है, लेकिन इसमें समाज का भी भूमिका के रोल के, समाज का क्या रोल होना चाहिए, बच्चे समाज में रहना चाहिए, तभी बच्चे का विकास सही ढंग से हो पाएगा, ऐसा वाइगोस्की के मानना है। ठीक है ना, चलिए। और प्याजे क्या बोले कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, नहीं वो सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, ये बात बोले हैं। तो ये अगर ये बात आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों के लिए एकदम चुटकी में बन जाएगा ये। चलिए, तो क्या बच्चे को यहाँ पे दोनों सक्रिय माने हैं, तो जहां भी सक्रिय नहीं है वो ऑप्शन पहले कर देगा। यहाँ देखिए, यहाँ सक्रिय है तो ये रहेगा, यहाँ भी सक्रिय रहेगा, यहाँ निष्क्रिय है ये ऑप्शन काट दीजिए, यहाँ निष्क्रिय है ये ऑप्शन काट दीजिए। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, 2 बचा। और जब भी आपको वाइगोस्की से संबंधित आए तो 3 चीज खोजिएगा, 4 चीज बता दें वाइगोस्की से संबंधित 4 चीज। क्या, उपकरण, पहले लिखिए उपकरण, दूसरा सामाजिक, तीसरा सामाजिक हो गया, संस्कृति और भाषा। ये 4 शब्द जब भी आए तो वो समझ जाएगा किससे संबंधित है, वाइगोस्की से संबंधित है। नहीं, यहाँ पे देखिए अब समाज दिख रहा है, सामाजिक संदर्भ यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों होगा। यहाँ पे निष्क्रिय दिख रहा है, इसको काट दीजिए, तो बच गया कौन सा ऑप्शन, जो बच गया ऑप्शन वही क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। ठीक है, तो विचारों की सक्रिय हेर फेर कर्ता के रूप में जिन पे माने हैं, तथा वही सामाजिक संदर्भ के रूप में सक्रिय कर्ता के रूप में वाइगोस्की माने हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब कोल्सबर्ग से एक क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। लॉरेंस कोल्सबर्ग के सिद्धांत के नैतिक विकास की अवस्था का जो निर्धारण किया गया उसका आधार क्या, उसका बेस क्या है। इसमें बोल रहा है क्या उसका बेस व्यक्ति के आयु है, या व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर चोरी पक्ष में या विपक्ष में, इसको आधार माना है, या व्यक्ति के अनुक्रिया के अंतर्निहित तर्क के बारे में, बच्चा का आंतरिक तर्क कैसा था, रीजनिंग कैसा था, मोरल रीजनिंग कैसा था, क्या था।
तो आपको लग रहा होगा, जिस तरह से हम आपको पढ़ाए हैं, तो आपको लग रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सही लग रहा है क्या? लोरेंस कोहलबर्ग जो है 3 गो लेवल दिए हैं। लेवल कितने दिए हैं? तो लेवल कितना दिए हैं? 3 दिए हैं। और स्टेज कितना दिए हैं? तो 6 दिए हैं। इसका एज भी पता है ना, तो एज का भी आधार माना है। व्यक्ति द्वारा उत्तर जो मोरल रीजनिंग या डिलेमा जो उसको बोल सकते हैं, उन चोरी के पक्ष में, कभी इसके पक्ष में है, जब तर्क वितर्क नहीं कर पा रहा है, नहीं दुविधा में फंसा हुआ है, तो इसके इसको भी सही, मतलब ये भी आधार है उसके लिए। उसके बाद बोल रहा है व्यक्ति की अनुक्रिया के अंतर्निहित तर्क, रीजनिंग के मोरल रीजनिंग जो होता है उसको भी आधार माना है। ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन में तो तीनों है ही नहीं। एबीसी तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो किसको हटाना है? किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आयु को हटा सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपके लिए क्या हो जाएगा? बीसी को नहीं हटा सकते हैं, रीजनिंग की मोरल डिलेमा और रीजनिंग को नहीं हटा सकते हैं। यहाँ पे बी और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ले वाइगोस्की से फिर क्वेश्चन। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या? देखिए, जब भी आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है, जल्दी बनाना है, तो वाइगोस्की है ना, तो आप 4 चीज देखिए। उपकरण, अभी आपको बताएं, या तो उपकरण दिख जाए, या समाज दिख जाए, या क्या दिख जाए? समाज, या क्या दिख जाए? संस्कृति दिख जाए, या क्या दिख जाए? भाषा दिख जाए, तो वो वाइगोस्की से संबंधित होगा। यहाँ देखिए, कहीं आपको ये चारों में से दिख रहा है कहीं क्या? देखिए, उपकरण दिख रहा है, ये सही होगा। और कोई? और कोई तो ऐसे चारों में से नहीं दिख रहा, तो ये क्या सारा इस क्वेश्चन के लिए गलत हो जाएगा। तो चुटकी में हम ये क्वेश्चन बन गया नहीं, बहुत कम टाइम में। चलिए थोड़ा सा इसको बता देते हैं, इसके बाकी ऑप्शन गलत क्यों है इस पर बता देते हैं, ठीक ना। चलिए, यहाँ बोल रहा मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, ऐसा लेवागोस्की के संज्ञानात्मक विकास में मानना है, ठीक है। लेकिन पर्यावरण के अनुकूल ढलना, अनुकूल किससे संबंधित है? जीन प्यार। इसके लिए क्वेश्चन के लिए गलत हो जाएगा नहीं। संज्ञानात्मक द्वंद किसके लिए? नैतिक विकास के लिए, ये भी गलत, और ये भी किसी और से संबंधित है। तो वाइगोस्की से जो संबंधित है उसमें आपको 4 चीज ढूंढना है। उपकरण मिलेगा तो उससे संबंधित होगा, संस्कृति मिलेगा संबंधित होगा, सामाजिक मिलेगा संबंधित होगा, भाषा मिलेगा संबंधित होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ले वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थी की समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अर्थात अर्थात क्या? जेडपी जेडपीडी की प्रगति में मदद करने में डैश की आवश्यक भूमिका है। बोल रहा जेडपी मतलब निकटस्थ विकास का जो पाना है। पहले हम आपको ये थोड़ा सा फिगर बता के बताते हैं। एक बच्चा होता है जो खुद कर पा रहा होता है। अरे 1 मिनट, थोड़ा दूर जाइए, इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। एक बच्चा, इतना क्षेत्र जो बच्चा खुद कर पाता है, और एक क्षेत्र तेरी, इतना क्षेत्र क्या है बच्चा? इतना इतना क्षेत्र में बच्चा क्या हो रहा है? ये 2 क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, तो ये क्षेत्र क्या है? बच्चा इतना इतना क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र बच्चा खुद ही कर पा रहा है, मतलब उसका वास्तविक क्षेत्र है। और संभावना है कि यह यहाँ तक पहुंच सकता है। तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो किसी न किसी का हेल्प लेकर, क्या लेकर? किसी न किसी का हेल्प लेकर वह पहुंच सकता है, अर्थात किसी न किसी उसको सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा, तो हो सकता है कि वो अपने संभावित क्षेत्र तक जा सके। लेकिन जहां तक जाता है, तो इस बीच के जो क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र, अर्थात इसको बोलते हैं जेडपी डी। तो जेडपी डी को पाने के लिए किसी न किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, और जिनसे भी हम हेल्प लेंगे वो व्यक्ति मेरे लिए क्या हो जाएगा? एम के ओ, अर्थात मेरे से अधिक ज्ञान वाला कोई अन्य व्यक्ति। नहीं, तो इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है जीडीपी अर्थात समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पाने के लिए, क्या समीपस्थ विकास के क्षेत्र को के माध्यम से प्रगति में मदद करने में हेल्प कौन करेगा, आवश्यक कौन करेगा, तो एमक्यू अर्थात अधिक जानकार अन्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर से आगे, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि के बारे में उन्होंने क्या बोला है, तो उन्होंने बताया कि बुद्धि अलग अलग प्रकार का होता है और किसी भी एक व्यक्ति के अंदर एक से अधिक प्रकार का बुद्धि पाया जा सकता है। नहीं, ये सब बोले हैं। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि को अलग अलग प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। तो हाँ, बोले ना कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का बुद्धि पाया जाता है, कोई बुद्धि अधिक पाया जाता है, किसी में कम हो सकता है। नहीं, चलिए तो ये सही होगा इसके लिए। केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है बुद्धि, ऐसा तो बोले ही नहीं। ऐसा बोले क्या, ऐसा नहीं बोले ना, ये क्या हो जाएगा गलत। याद करना, देखिए यहाँ पे तो ये निगेटिव मिलेगा ना, काट दीजिए। मुख्य रूप से भावनात्मक, ये भी नहीं बस बोले, तो क्या बोले हैं, तो इसका आंसर हमारा एक ही सही हो जाएगा। बुद्धि के बारे में बोले हैं कि बुद्धि का अलग अलग प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। और कितना प्रकार में विभाजित किया, तो पहले ये बोले थे कि 7 प्रकार का बुद्धि होता है, फिर बोले कि इसमें एक और जोड़ दिए, बोले कि 8 प्रकार का होता है, फिर एक जोड़ दिए, बोले कि अब 9 प्रकार का होता है। 21 में एक बुक लिखे थे जिसका नाम था, बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसी में बुद्धि के प्रकार के बारे में बताया। ठीक है, तो 8 एनसीईआरटी के हिसाब से पूछेगा तभी भी आपको 8 ही प्रकार देना है, टोटल पूछे तभी वास्तव में कितना हो गया है, 9 प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बोला है। देखिए कभी भी आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि बच्चे को आप भगवान मानिएगा, बच्चे को आपको क्या मानना है, भगवान मानना है, तभी आपका क्वेश्चन सही बन पाएगा। अर्थात जितना भी कुछ कर रहे हैं बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए अगर देखिएगा कोई ऑप्शन अगर बच्चे के लिए वो हित में है, तो वो ऑप्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। बच्चे को क्या मानना है, भगवान मानना है। चलिए अब पढ़ते हैं। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण जो अनुशासन और रटने या मारने पर जोर देता है। तो बच्चे को जब भगवान मान रहे हैं, तो क्या बच्चे को आप अनुशासन में रखिएगा, रटवाइएगा, भगवान से रटवाने वाला काम करिएगा, भगवान को अनुशासन में रखिएगा, कभी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, दूसरा ऑप्शन, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षा पर जोर दें। छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित कभी भी गलत नहीं होगा। गलत क्या होगा, तो शिक्षक केंद्रित, नहीं पुस्तक केंद्रित, ये सब गलत होगा। और ये जो वर्ड है छात्र केंद्रित कैसा है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सही होगा। तीसरा क्या बोला है, शिक्षण की एक विधि जो मानक, जब भी आपको क्या दिख जाए मानक, इसको काट दीजिए। दूसरा पढ़ते हैं। शिक्षक का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी या मल्टीमीडिया को अधिक प्रयोग करे। कभी भी आपको किसी चीज पर जोर नहीं देना है, क्या उसको सिर्फ मल्टीमीडिया के बारे में बनाना के बारे में बताना है, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में पढ़ाना है, नहीं। बताइए, थोड़ा सा बताइए, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बात आपको उसके बारे में बताना चाहिए। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में जो है सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, 2। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, कथन कारक वाला है। कथन कारक वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करने का जरूरत होता है। ठीक है, पहले दोनों को देख लीजिए कि कथन सही है कि नहीं, आर सही है कि नहीं, फिर दोनों में रिलेशन देख लीजिए। और रिलेशन के लिए हम क्या बताए थे कि यहाँ पे क्योंकि लगा के देख लीजिए, रिलेशन आपको पता चल जाएगा। रिलेशन क्या होगा आपको पता चल जाएगा। चलिए हम पढ़े। अब बोल रहा है माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों को अक्सर चुप रहती है और कक्षा की चर्चा में उनकी भागीदारी हो सकती है। क्या यह सही है गलत। उसके बाद बोल रहा है अनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़की को माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्य चर्चा को समझने और उसका सामना करने में क्या वो सक्षम नहीं है। ये दोनों पे आपको क्या लग रहा है कि आप लड़की हो या लड़का हो, अगर उसको अवसर दीजिएगा तो वो आगे बढ़ेगा, उसमें भागीदारी दिखाएगा, उसमें वो अगर कोई भी प्रतियोगिता होता है, अगर आप लड़की को भी महत्व देते हैं, लड़का भी को महत्व देते हैं,
तो लड़की भी आगे बढ़ चढ़ कर उसका हिस्सा बनेगी ना। तो आप उसको अवसर दीजिएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि लड़की हमेशा चुप रहेगी, तो अवसर नहीं मिल रहा है, तो ये गलत है। दूसरा बोल रहा है आनुवांशिक बनावट को देखते हुए, इसलिए कि वह लड़की है इसलिए वह सक्षम नहीं है, या कोई लड़का है इसलिए वह सक्षम नहीं है। तो ये दोनों क्या है? गलत है। ये दोनों में आपको लग रहा है कि रिलेशन है, क्योंकि लगा के देखिए इसका रिलेशन नहीं बनेगा। ये दोनों अलग अलग बात है। तो इसका क्या होगा? दोनों ही गलत है। दोनों ही क्या है? गलत है। दोनों ही क्या है? गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा ना। अरे क्या हो गया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कैसा है? आसान क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए बोला मूल्यांकन की प्रकृति कैसा होना चाहिए और मूल्यांकन का कार्य कैसा होना चाहिए। तो हम आपको पढ़ाए हैं, पिछले ही दोनों पढ़ाए थे आपको सीसीई के बारे में ना। सीसीई, सीसीई क्या होता है? सतत एवं व्यापक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन होता है। नहीं, ये कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 360 डिग्री होता है। और हम आपको बताए थे कि मूल्यांकन निरंतर करना चाहिए। नहीं, और सीसीई, सीसीई भी यही कहता है कि आप बालक का मूल्यांकन, अपने खुद का मूल्यांकन भी आप कैसा? निरंतर करते रहिए। नहीं, तो मूल्यांकन की प्रकृति क्या होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। या इसी को हम दूसरे वर्ड गतिशील बोल सकते हैं। क्या? कि गतिशील। तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए मूल्यांकन का? तो गतिशील होना चाहिए। ठीक है। देखिए तो ऑप्शन में आप काटते हैं, ऑप्शन काटिए। गतिशील है तो ये हो सकता है। वस्तुनिष्ठ है, साथ में मानकीकृत, मानकीकृत कैसा वर्ड है? निगेटिव, काटिए। यहाँ पे गतिशील है, यहाँ पे मानकीकृत, मानकीकृत कैसा है? निगेटिव वर्ड है, ये होगा नहीं। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ है तो वस्तुनिष्ठ निगेटिव वर्ड माना जाता है, तो वस्तुनिष्ठ कैसा? गलत होगा। प्रमाणिक, यहाँ ई पॉजिटिव है लेकिन ई निगेटिव हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? गतिशील और प्रमाणिक होना चाहिए। तो मूल्यांकन की प्रकृति कैसा होना चाहिए? प्रकृति गतिशील होना चाहिए, हमेशा निरंतर वाला होना चाहिए। नहीं, और जो हम कर रहे हैं वो काम कैसा होना चाहिए? तो प्रमाणिक होना चाहिए। नहीं, अगर हम किसी बच्चा को किसी चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसको हम कुछ ऐसा लाके दिखाएंगे जो प्रमाणिक हो। नहीं, अब ऐसा चीज नहीं लाके दिखा सकते जो जिसका कुछ प्रमाण ही ठीक है नहीं, उसका प्रूफ ही नहीं किया गया है। तो बच्चे को ये सब आपको नहीं पढ़ाना है और नहीं बताना है। जिसका जिसको प्रूफ न किया गया हो, वो प्रमाणिक चीज नहीं हो, ऑथेंटिक चीज नहीं हो, तो बच्चे को उसका ज्ञान नहीं देना है। तो इसलिए प्रमाणिक होना चाहिए। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये भी कथन कारक वाला है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से करने का आपको जरूरत है। कथन में क्या बोल रहा है? तो ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन आपको अच्छी तरह से पढ़ा है, गलत नहीं होना चाहिए। अध्ययन, अध्ययन सॉरी यार, अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षा पर निर्भर नहीं करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है कि आप अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं तो कोई एक स्टैंडर्ड वाला ऐसा कुछ नहीं ले लीजिए जो उससे आप तुलना करें। अधिगम के लिए आकलन आप ऐसे ही क्लास में कर सकते हैं। नहीं, जो पढ़ाने के दौरान ही हो, तो पढ़ाने के दौरान होगा तो क्या आपको मानकीकृत डिसाइड करना पड़ेगा? नहीं ना। इसमें मतलब मानकीकृत पर निर्भर नहीं करना चाहिए, मानकीकृत पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब होगा ई क्या है? पॉजिटिव बात है, सही बात बोल रहा है कि जब भी हम अधिगम के लिए आकलन करेंगे तो हमको मानकीकृत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए ना। तो ये कैसा है? सही बात। तो कथन तो सही है। आर में क्या है? निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, निष्कर्ष संबंधी परीक्षण के संदर्भ परीक्षण में प्राप्त अंक की तुलना निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। तो एक एग्जाम ऐसा होता है कि एक एग्जाम देखिए, मान लीजिए एग्जाम वर्ड निगेटिव वर्ड है। नहीं, तो जब भी हम अगर मूल्यांकन करने का दो तरीका हो सकता है, एक वो पढ़ाने के क्लास में ही कर सकते हैं, दूसरा वर्ष के अंत में कर सकते हैं। तो जो क्लास के अंत, जो क्लास के अंत में होगा, जो क्लास के अंत में होता है उसके लिए कुछ कुछ मानक होता है जिससे हम उसका तुलना
करते हैं। और जो क्लास के दौरान होता है, क्या क्लास के जो दौरान होता है तो उसमें कोई मानक निर्धारित नहीं होता, उसमें मानक होता है, उसमें मानक निर्धारित नहीं होता है। इतना बात आपको समझ में आया? जिसमें मानक निर्धारित नहीं होगा वो अधिगम के लिए आकलन होगा, और जिसमें जिसमें किसी से तुलना किया जाएगा उसमें निर्धारित होगा, उसका मानक निर्धारित होगा, तो निकष संदर्भित परीक्षण बोला जाता है। नहीं, रेफरेंस, जिसमें एक क्राइटेरिया होगा, सर्टेन क्राइटेरिया होगा, वो उससे आपका क्या कि उस क्राइटेरिया से आपका कंपेयर किया जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है। लेकिन यह अधिगम के लिए आकलन के बारे में बोल रहा है, ये दूसरा बात संदर्भित निरीक्षण क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के बारे में बोल रहा है। तो ये दोनों अलग चीज के बारे में बात करते हैं, इसमें रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2, कि ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, 14 नंबर हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट रहेगा क्वेश्चन। इसका जब आगे वीडियो आएगा तो उसमें 15 नंबर, फिर से 15 क्वेश्चन का वो सेट होगा और फिर उसमें वो सारा चीज कराया जाएगा। अगर ये चीज आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ क्या कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट भी करिए। कमेंट में आप क्या करिएगा कि कमेंट में अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको लिख के वहां पे डालिएगा, फिर उसका हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप मेरे नंबर पे भी कर सकते हैं। चलिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो छात्र में विशेष विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। नहीं, तो बच्चा से हम किस तरह का क्वेश्चन करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन का आंसर के बारे में जानने का उसको प्रयास, मतलब उसको बोलेंगे कि ताकि उससे विश्लेषण करने का क्षमता या कौशल क्या होगा, विकसित होगा, अर्थात समालोचनात्मक चिंतन में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि विशेष यार इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसमें एनालिटिकल थिंकिंग का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। नहीं, विशेष विश्लेषणात्मक कौशल, नहीं, या इसको और क्या बोल सकते हैं, समालोचनात्मक चिंतन। तो इसमें कब बढ़ावा होगा, जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। कैसा? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, खुला अंत वाला प्रश्न करेंगे। खुला अंत वाला प्रश्न का मतलब हुआ जिसका आंसर कभी भी एक नहीं हो सकता। आप जितना व्यक्ति से पूछिएगा उनका सारा का सारा क्या होगा, अलग अलग प्रकार का आंसर करेगा। जैसे आप पूछिए बिहार का राजधानी कहाँ है, तो पटना। इंडिया की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। नहीं, तो ऐसा होता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा आदमी एक ही क्वेश्चन करेगा, तो वो बंद अंत वाला क्वेश्चन है। तो इससे तो समालोचनात्मक चिंतन का बढ़ावा नहीं मिलेगा, विश्लेषण करने का कौशल उसमें विकसित नहीं होगा। तो किस तरह का क्वेश्चन उसका होगा, जिसमें जिसका आंसर क्या होगा, जो प्रश्न का नेचर खुला अंत वाला होगा, जिसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ऐसा। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, एक स्तनधारी का परिभाषा क्या है, तो एक स्तनपायी का परिभाषा क्या है, तो उसका जो परिभाषा होगा वही आपको देना है। तो इसमें समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा कहाँ मिल रहा है, वो तो देखेगा जो उसका परिभाषा देगा, तो इससे समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। दूसरा, फिर स्तनधारी के प्रमुख लक्षणों के बारे में, स्तनधारी के लक्षणों के बारे में, तो जो स्तनधारी का लक्षण होता है उसके बारे में आपको बोल देना है। इसमें सोचने का तो कोई बात ही नहीं, वो पहले से डिसाइड होगा कि ये लक्षण होता है। तो इससे भी समालोचनात्मक चिंतन का बढ़ावा नहीं मिलेगा, विश्लेषण करने का कौशल इसमें विकसित नहीं होगा। चौथा बोल रहा है धारियों ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया। ये क्वेश्चन आपको पढ़िएगा, इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको अलग अलग चीज मतलब अलग अलग एंगल से आपको देखने का प्रयास करना पड़ेगा कि कोई भी स्तनधारी है अपने अलग अलग वातावरण में जाता है तो वो अपने आप को किस तरह उसमें अनुकूलित करता है, अर्थात ढालता है। नहीं, तो इससे आपका विश्लेषणात्मक चिंतन क्या होगा, इसमें बढ़ावा मिलेगा, या समालोचनात्मक चिंतन में क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारी के कुछ उदाहरण तथा गैर उदाहरण बताइए। जो पाठ्य पुस्तक में दिया ही हुआ है वही देख के बता देंगे, इससे क्या समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा, नहीं मिलेगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। स्तनधारी ने अपने अपने आप को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है, अगर ऐसा क्वेश्चन देंगे तो बच्चों में विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए बाय, आज के लिए इतना ही था, कल हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।